हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, जो हम लोग यूपी में जो पीटी का पेपर 2021 में हुआ था उसकी जीएस पोर्शन कर रहे थे। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग उसका कर चुके हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 34 तक क्वेश्चन कर चुके थे, ये 34 के आगे हम लोग 35 तक कर रहे हैं। ठीक है, 35 से स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि अगर एक पार्ट में ही बनाते तो 100 का मतलब लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनता, जिसको आप लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। छोटा वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको बना रहा हूँ, जिससे आप लोग पूरा वीडियो देख सकें। और लगभग ये 15 से 20 मिनट में इसको ख़त्म भी कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप लोग सारे वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन देखें, क्योंकि उसी से आपका भला होना है और किसी से नहीं। चलिए, तो 35 नंबर देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कंजूसी बिल्कुल भी मत करें भाई। देखिए, वीडियो में लाइक करने का आपको कोई पैसा नहीं पड़ता है दोस्तों, और ना ही शेयर करने का कोई पैसा पड़ता है, और चैनल सब्सक्राइब करने का तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो दोस्तों कर दिया करें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये शिरीषा बंदाल थी। जो शिरीषा बंदाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष महिला यात्री हैं। जो शिरीषा जो है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी महिला, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद में ये तीसरी महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंदर सिंह और पवन कुमार। तो ये हिमाचल जो प्रदेश भारत का ये सुमित मलिक जो हैं जो सुमित मलिक हैं, ये भारतीय पहलवान हैं। ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके कारण इन्हें 2 साल का प्रतिबंध लगा था। सुमित ने जो है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए, हमारे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि जब आपके अंदर अगर वो क्षमता नहीं है तो आप वो चीज़ मत कीजिए। आपकी जिसकी चीज़ की क्षमता है आप वो कीजिए। अब जब आप देख रहे हैं कि आप नहीं वो कर पा रहे हैं, तो आप उसमें फिर आप दवाइयाँ ले रहे हैं अपना वो सब कुछ करने के लिए, तो क्या मतलब? आप जब उसमें फंसेंगे तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। आपने अपना कैरियर ख़राब कर लिया अब यहाँ से। चलिए 37 नंबर देखिए। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है। जो हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जहाँ पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। सॉरी दोस्तों, मुझे देखिए डस्ट प्रॉब्लम हो रखी है, तो अगर ज़रा सा भी कुछ डस्ट वस्ट नाक की तरफ कहीं पे भी जाती है तो तुरंत ये खांसी आ जाती है। चलिए, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर देखिए। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडीआईएसई शुरू किया गया है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय? किसके द्वारा ये चालू किया गया है? तो दोस्तों, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। 39 नंबर। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बहुत सरल क्वेश्चन है ये। विराट कोहली को भी वीवो ने जो है विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, चलिए फिर देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया था? ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 41 नंबर है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ये 5 राज्य हैं दोस्तों जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें से उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम। ये 5 राज्य ऐसे राज्य हैं जो कि आपको क्या बोलते हैं, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखिए। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीजिंग, सांसोस, दिल्ली, ढाका। देखो, आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो भी बीजिंग चीन की राजधानी, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, बचा कौन सा? सांसोस। ये किसकी राजधानी? कोस्टा रिका की राजधानी। चलिए कई बार क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते हैं, लेकिन हमको बाकी आंसर पता होते हैं, तो हम लोग वहाँ से उठा के और इसको कर सकते हैं। चलिए 43 नंबर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अडमानी, सिंहला। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? लक्षद्वीप की तो दोस्तों मलयालम भाषा है। जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी कवरात्ती है, वो है। ठीक है, ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित जो है, ये कह सकते हैं कि टापू है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया।
44 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम संख्या पूछी जा रही है दोस्तों। यहाँ पे आप नॉर्मल ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है इतनी हमने लगा दी। अधिकतम, तो अधिकतम 552 है। ठीक है, ये 84वें संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ है 2001 के द्वारा भी वर्ष 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ना ही उसकी कोई बात की जा सकती है। ठीक है, ना ही अभी उसके बारे में कोई बात कही गई है। 2026 तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बाकी उसके बाद में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके बाद होगा। चलिए 45 नंबर देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो हिंदी दिवस की जो बात की जा रही है तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस होता है। 26 नहीं 2 नवंबर लिखा है, 2 नंबर नहीं यहाँ पे दोस्तों 26 नंबर है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है 26 नवंबर राष्ट्रीय संविधान दिवस था और 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस है। तो 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस सॉरी। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखो सार्क में 8 जो सदस्य हैं तो कितने सदस्य हैं इसमें? 7 संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 7 सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से बताया मैंने? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये हैं। तो देखो नेपाल है, अफगानिस्तान कहीं नहीं बात की गई, बांग्लादेश हाँ बांग्लादेश की बात की गई थी, क्या म्यांमार की बात की गई? नहीं बात की गई, लेकिन अफगानिस्तान तो जो है इसका 7 देशों में सदस्य नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान इसका अभी रिसेंटली 2007 में जो है इसका 8वां सदस्य बना था। ठीक है, और सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। चलिए 47 नंबर देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ, किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों। इसकी जो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो हैं स्थित हैं। ये 29 गुफाएं हैं जो सभी की लगभग बौद्ध धर्म की से संबंधित हैं। इसका विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। ठीक है, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। चलिए 48 नंबर देखिए, ओणम किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? अब दोस्तों देखो ओणम जो है केरल का है, आपको पता होगा। असम की बहू यानी कि असम की बिहू है। तमिलनाडु का पोंगल होता है और कर्नाटक का महामस्तकाभिषेक जो होता है ये उसका है। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक कौन सा होता है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। तो सबसे नज़दीक बुध आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और मदर टेरेसा। तो जो एशियाई थे तो वो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको जो था नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वो कौन सा सन था जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया था। सन और इनकी कृति आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग बताते तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरा काम है पूछना। आप लोग नहीं बताते हैं ये आपका नुकसान है, आप बताएंगे तो बताने से चीज़ें याद होती हैं। अगर आप उसको कमेंट में लिख के बताते हैं कि हाँ सर जी रविन्द्रनाथ टैगोर को इस कृति के लिए जो है इनको इस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता मजबूत कर लेते हैं। लेकिन नहीं बताते हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें, आपका नुकसान है, आप अपना झेलते रहिएगा बाद में। चलिए 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? पहले टॉमस रो आया था, फरहान आया था या हेनसोंग आया था, ये बात कही जा रही। तो सबसे पहले जो फरहान था वो आया था ये 1399 में 412 ईस्वी के दौरान आया था। इसका जो भारतीय शासक किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। फिर इसके बाद में आया था हेनसोंग आया था। हेनसोंग जो है ये 630 से 643 ईस्वी के मध्य रहा था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फिर टॉमस रो आया था जो 1615 में 1617 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आया था। सबसे लास्ट में टॉमस रो यानी कि सबसे लास्ट में 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है सबसे लास्ट में, नहीं ये काट दीजिए, सबसे लास्ट में 1 है नहीं, सबसे लास्ट में 1 है बिल्कुल है। चलिए फिर सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो बक्सर, प्लासी या वंडीवास। तो ये 1757 में जो है ये बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी में
नहीं, बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? ये तो प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला हारा था। सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में 1757 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला जो था उसका सेनापति मीर जाफ़र के मध्य हुआ था। मीर जाफ़र ने जो है विश्वासघात कर दिया था, बदतमीजी कर दी थी सिराजुद्दौला के साथ। इसी वजह से जो था सिराजुद्दौला मारा गया था और प्लासी के युद्ध के बाद मीर काफिज को बंगाल का गवर्नर भी बना दिया गया था, मतलब गवर्नर क्या, बंगाल का नवाब बना दिया गया था। चलिए 53 नंबर देखिए, इनमें कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का, वो तो लॉर्ड डलहौजी था, उसी ने जो है ये हड़प नीति को अपनाया था, हड़प नीति लेके आया था, जिसके तहत सबसे पहले जो है उसने सतारा होगा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, बाद में सबसे अवध का विलय कर लिया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी लेके आया था ये। चलिए 54 नंबर देखिए, 54 नंबर में क्या है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चलिए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो थे ये चित्रकार चिकित्सक थे, वो भी किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए, मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक हैं। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। चलिए, ये किताब आपके सामने पूछी जाती है, और जो फ़ाहन ने जो है लिखी इंडिका मेगास्थनीज की है, और जो फौरान की है ये फोकू की है, और हेनसांग की जो है वो CU की है। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों ये लाहौर का अधिवेशन हुआ था। इसका सन भी आप लोग याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सन मैं अभी पिछले 2 सेट पेपर में मैं इसका सन बता चुका हूँ। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, आप लोग मुझे कॉमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने दिन से देख रहा हूँ कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट में बताते ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग तो बिल्कुल कुछ बताना ही नहीं चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे दोस्तों, आप अगर यहाँ पे एक कमेंट कर देंगे, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप उसको कमेंट में एक लिख के बता देंगे, तो आपने कोई क्या पैसा दान दे दिया, या आप कुछ पैसा देना चाह रहे हो जिसकी वजह से आपको बताने का, क्वेश्चन लिखने का आपको पैसा पड़ रहा है? अरे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसको बताएंगे तो वो आपके दिमाग में छपेगा, आपको याद रहेगा। पर आप लोग तो बिल्कुल बच्चों जैसे बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं, बिल्कुल बताना नहीं चाहते, कोई भी क्वेश्चन पूछो कभी बताते ही नहीं है। अरे नहीं पता तो आप लिख दिया करें कमेंट में, सर नहीं पता इसका आंसर। चलिए 58 नंबर देखिए, निम्न का मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल जो है किसने बनाई? लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, BD सावरकर। अब हम लोगों को यहाँ पे मिलाना है। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी ये 1943 में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी 1943 में सुभाष चंद्र बोस और क्या नाम, रास बिहारी बोस, इसके साथ में जुड़ जाएगी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। किसने की थी? ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना थे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद जो है मित्र मेला। मित्र मेला किसका था? मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर का था, जिनको BD सावरकर कहा जाता है। ये 1899 की बात है। होम रूल लीग इनिवेशन, ये पूरे भारत में फैला हुआ था। अभी मैंने इसी पिछले वाले जो इसका प्रैक्टिस सेट है पार्ट 1, उसमें मैंने ये बातें बताई हैं होम रूल लीग के बारे में, कि होम रूल लीग 2 लोगों का था, एक तो एनी बेसेंट, दूसरा में क्या है, जिसने भी फर्स्ट पार्ट देखा है, नहीं देखा आप लोग जाइए, वहाँ पे मैंने इसका पूरा विस्तारित बताया कि किस किस जगह पे इनका फैला हुआ था। मतलब इनका तो पूरे भारत भर में फैला हुआ था, खाली कुछ जगह छोड़ के जहाँ पे दूसरे सज्जन का था। अब दूसरे सज्जन का क्या नाम है, आप लोग उसके लिए फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। फर्स्ट पार्ट में इनका पूरा विस्तारित बताया गया है। चलिए यहाँ पर मैंने मैच कर दिया इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि पहले का दूसरा। तो यहाँ पे पहले का तो पहला है, इसको काट दीजिए, पहले का दूसरा है, बाकी किसी में पहले का दूसरा ही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, निम्न में किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ये जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, इसीलिए तो इनको महात्मा गांधी ने कहा तुम ऐसा करो, पाकिस्तान निकल लो, तुम पाकिस्तान लो, तुम यहाँ से निकलो। ठीक है, खैर ये तो बात मजाक की थी। बाकी महात्मा गांधी ने जो है खिलाफत आंदोलन जब हुआ था, उसमें खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दिया था। चलिए 60 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल थे। ठीक है, कौन था?
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। चलिए दोस्तों, देखिए ये काकोरी षड्यंत्र ये है, ये दूसरी बार अभी तक पेपर में आ चुका है। अभी तक ये 5वां सेट पेपर है और ये क्वेश्चन दूसरी बार आ चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर जो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट होंगे। चलिए 61 नंबर, नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये किस पर बनी है? तो ये कृष्णा नदी पे है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1953 में। जो इनका जो नाम था चढ़ने वाले जो शेरपा थे, शेरपा तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हेलेरी जो थे, ये पहली बार 1953 में चढ़े थे। भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या घाटप्रभा अभयारण्य? तो यही है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है भारत में भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भिलाई इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली, राजाहरा, कोरबा, उमरिया या राजनांदगांव? तो ये दोस्तों जो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क जो है कि प्राप्ति दलही राजहरा जो लिखा है इसी से प्राप्त होता है। ठीक है। यह खान जो है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी। चलिए नीचे दिए गए दर्रे और उनके सही स्थानों का जोड़ा सही मिलाना है। जोजिला और बुजरिल दल्ला ये पूछा जा रहा है। बारह लापचा ला और शिपिकी ला और थागाला, नीति पास और लिपुलेख और नाथुला और जेलेपला। इनका हमको आपस में मैच करना है कि देखना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अच्छा तो देखो जो सही नहीं है आप पहले मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपको कोई भी ये जो है कोई भी दर्रे मिलेंगे? यूपी में कहीं भी बर्फ़बारी होती है, कहीं भी दर्रे हैं? तो यानी कि ये दूसरा वाला ऑप्शन आपके लिए, दूसरा वाला ये यूपी में तो कोई भी नहीं होंगे। बाकी जो थागाला लिखा है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो थागाला देख लीजिए। ठीक है। या नीति और पास और लिपुलेख, अगर नीति पता है या लिपुलेख पता है तो भी आप लगा सकते हैं। नीति पास जो है ये आपको उत्तराखंड में पड़ता है, थागाला लद्दाख में पड़ता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बाकी जोजिला और बुर्जिल जो लिखा है ये जम्मू कश्मीर में, नाथुला और जेलेपा सिक्किम में बिल्कुल सही है। तो यानी कि दूसरा और तीसरा गलत है, तो ये ऑप्शन आपको दूसरे में दिख जाएगा, यही आपके गलत हैं। चलिए, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश की वृद्धि में आर्थिक संभावना होगी? तो 66 नंबर में आपका सही हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति पर। चलिए 67 नंबर देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। कौन सी संस्था है? भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये तो सांख्यिकी संगठन जो होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यही राष्ट्रीय आय की संकलन करती है। चलिए दोस्तों, आज के जो देखिए यहाँ पे जो इसके पहले जो क्वेश्चन लगभग 34 क्वेश्चंस हैं ये भी यहाँ पे समाप्त होते हैं। बचते हैं इसके आगे के जो भी लगभग ऐसे 30 प्लस कुछ 32 के आसपास क्वेश्चंस बचते हैं, वो हम लोग यहाँ पे अभी अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पीटी का पेपर है। जैसा पीटी का पेपर आता है लगभग आप उसी तरीके की जीएस जो है आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आप ये जो है वीडियो को फॉलो करते रहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।